आज हम सामान्य विज्ञान की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में हमारा टॉपिक है कोशिका एवं कोशिकांग। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है और कोशिका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका अपने समान पुत्री कोशिका उत्पन्न करती है और कोशिका के कारण ही जीवन चलता है। अगर कोशिका मृत हो गई है तो जिस अंग की कोशिका मृत हुई है तो वह अंग कार्य करना बंद कर देगा। कोशिका शब्द जो है वो सेल से बना है। सेल लैटिन भाषा के सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, एक सदी कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिका से बने जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, और अनेक कोशिकाओं से बने हुए जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। आपके सामने एक कोशिका का चित्र प्रस्तुत है। तो ये देखिए कोशिका है। कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग प्रदर्शित किए गए हैं, नामांकित किए गए हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिग्रह, राइबोसोम, रिक्तिका, ये आपका है केंद्रक। ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है ये। और केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रिका। ये जो लाल रंग की देख रहे हैं आप, वो केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका। ये लाइसोसोम और ये गोल्जी का है। एक बार फिर देखें, कोशिका का नामांकित चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। कोशिका झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिग्रह, ये राइबोसोम, ये रिक्तिका, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदेवी जालिका, लाइसोसोम और ये गोल्जी का है। और यहाँ कोशिका द्रव्य है ये। तो इस चित्र को ध्यान से समझें और याद करने का प्रयास करें। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती है जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, या कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होती है। कोशिका केवल जैविक क्रियाएं नहीं करती है बल्कि आनुवंशिक सूचनाएं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में जिम्मेवार होती है। कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी इंग्लिश में, और दूसरा नाम इसका कोशिका जैविकी यानी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका जैविकी, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कुछ आपके सामने तथ्य प्रस्तुत हैं खोजकर्ताओं के नाम। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर
मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोश देखे और उन्हें कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत को 1839 में प्रस्तुत किया और बतलाया कि कोशिकाएं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है। तो याद रखें इसको। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। कोसा नाम दिया। पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपको विदित होगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वह व्यक्ति है जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका, न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियोलस का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और कोशिका सिद्धांत देने वाले थे स्लाइडेन और स्वान थे कोशिका सिद्धांत देने वाले। रुडोल्फ विर्चो के आधार पर कोशिका विभाजन के बारे में विचारधारा उत्पन्न हुई। आगे लेते हैं। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। 1888 में वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वॉल्डेयर ने 1888 में। 1883 में स्विम्पर ने पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानकारी किसने दी? स्विम्पर ने। 1892 में विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। 1892 में विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। 1955 में जी पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। याद रखें इसको। वाटसन एवं क्रिक मॉडल 1953 का है, डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है ये। गुणसूत्र का नामकरण वॉल्डेयर ने किया। स्विम्पर ने क्लोरोप्लास्ट बारे में बताया। विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के अंतर को बताया, और राइबोसोम के बारे में खोज की जी पैलेड ने। दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। कितने प्रकार की है ये? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। आकार में प्राय छोटा होता है, आकार में प्राय बड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्रोमोसोम प्राय एक होता है, क्रोमोसोम प्राय एक से अधिक होते हैं। कई अन्य अंगक नहीं होते हैं, इसमें लगभग सभी अंगक मौजूद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्लीयुक्त अंगक भी नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्लीयुक्त अंगक भी होते हैं। देखिए आकार में छोटी। देखिए प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिका होती है? जो शुरुआती कोशिका है, कोशिका की शुरुआत जो है प्रोकैरियोटिक से हुई है और विकसित होने के बाद में यूकैरियोटिक बनती है। पहले शुरुआती कौन सी थी अवस्था? प्रोकैरियोटिक की है। प्रोकैरियोटिक है वो शुरुआती अवस्था है, और ये विकसित अवस्था है। तो शुरुआती अवस्था है आकार में छोटी और बाद में बड़ी। आकार में छोटी होती प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक। अन्य अंगक नहीं होते हैं, सभी अंगक मौजूद होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ में होता है और क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड में होता है। वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्लीयुक्त अंगक भी नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्लीयुक्त अंगक भी होते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, प्रोकैरियोटिक छोटी आकार में, यूकैरियोटिक है बड़ी। इसमें सभी अंगक नहीं होते हैं, लगभग अनुपस्थित होते हैं। इसमें लगभग सभी अंगक उपस्थित हैं। इसमें क्रोमोसोम एक होता है, इसमें क्रोमोसोम अधिक होते हैं। इसमें झिल्लीदार केंद्रक नहीं है, इसमें झिल्लीदार केंद्रक भी है और झिल्लीदार दूसरे अंगक भी मौजूद हैं। अब कोशिका के अंग, कोशिकांग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। इसके भीतर यानी कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्गी सम्मिश्र यानी गोल्जिकाय, कणाभ सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया यानी अंतःप्रदेश जालिका यानी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, यानी कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। केंद्रक दोनों में उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में अनुपस्थित और जंतु कोशिका में उपस्थित। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित। प्लास्टिड्स लवक पौधों में होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है और इसमें रिक्तिकाएं वो छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। देखेंगे कोशिका झिल्ली दोनों में होगी। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। केंद्रक दोनों में होता है और केंद्रक झिल्ली वो पादप कोशिका में नहीं होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य दोनों में। लवक प्लास्टिड्स जो है वो पादप कोशिका में होंगे, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। रिक्तिकाओं की जो बात करते हैं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी और संख्या में कम होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक होती है। नेक्स्ट, केंद्र की बात कर रहे हैं। ये देखिए केंद्र का चित्र है न्यूक्लियस का। केंद्रक में केंद्रिका ये रही, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन गुणसूत्र हो गए, केंद्रक रंध्र है ये और इसका आवरण है, केंद्रक आवरण हो गया ये। तो पढ़ते हैं इसको। कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका में वो कभी कभी अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका के समस्त कार्यों का यह संचालन केंद्र होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन होता है। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में प्राय तैरता रहता है। इसका यद्यपि कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथापि यह अधिकतर लगभग मध्य भाग में ही स्थित होता है। केंद्रक की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। इसके भीतर केंद्रक रस, केंद्रिका तथा पितृसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्र के आवरण को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो केंद्रक प्राय एक होता है, कभी कभार एक से अधिक भी होते हैं। कोशिका विभाजन के साथ साथ केंद्र का विभाजन भी होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में प्राय तैरता रहता है। स्थान इसका कोई फिक्स नहीं है, प्राय मध्य भाग में रहता है ये। केंद्र की आकृति गोलाकार हो सकती है, वर्तुलाकार हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। केंद्र के अंदर केंद्रक रस होता है, केंद्रिका होती है और पितृसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्र के आवरण को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
केंद्रिका, प्रत्येक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्रिका सूत्रण, माइटोसिस या मियोसिस यानी सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीवद्रव्य की बात करते हैं। जीवद्रव्य एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच पाए जाने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच से पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है, और केंद्र के मध्य पाए जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। देखिए, ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा केंद्र के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार नाम से संबोधित करते हैं। अब हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्गी सम्मिश्र यंत्र, इस अंग का यह नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्गी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। यह अंग साधारणतः केंद्र के समीप अकेले या समूह में पाया जाता है। यह एक प्रकार के जाल नेटवर्क जैसा दिखाई देता है। इनका मुख्य कार्य कोशिकीय स्त्रवण, सेलुलर सीक्रेशन और प्रोटीनों, वसाओं तथा कतिपय किण्वों यानी एंजाइम्स का भंडारण करना है। देखिए, ये गोल्जी बॉडी है। इनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। सिस्टर्नी है ये। तो ये सिस्टर्नी जो है वो 3 से 7 तक होती है। एक थैलीनुमा संरचना है ये, छोटी बड़ी, और इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें फास्फोलिपिड, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह इसमें होते हैं। ये पुट्टिकाएं होती है, ये ब्लड से बाहर निकलती है, इसमें से निकलती है बाहर ये। और ये गोल्जी बॉडी जो है वो कोशिका में स्त्रवण का काम करता है, प्रोटीन, वसाओं तथा एंजाइम्स का भंडारण का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया या कणाभ सूत्र, ये कणिकाओं या शलाकाओं की आकृति वाले होते हैं। ये अंगक कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। इनके अनेक कार्य बतलाए गए हैं जो इनकी आकृति पर निर्भर करते हैं, तथापि इनका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन बतलाया जाता है। इन्हें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनसे आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें देखिए आप, इनकी संख्या 5 लाख तक हो सकती है और इनकी आकृति के हिसाब से इनके कार्य बताए जाते हैं। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रखते हैं। रेटिकुलम, अंतःप्रदेवीय जालिका। यह जालिका कोशिका द्रव्य में आशयों और नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। इसकी स्थिति सामान्यतः केंद्रीय झिल्ली तथा द्रव्य कला के बीच होती है, किंतु यह अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। यह जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदरी सतह वाली। इसकी सतह खुरदरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। इसके अनेक कार्य बतलाए गए हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, हमने समझा कि ये लगभग संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है और ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। जो खुरदरी होती है उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं
और राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इसके अलावा अंतःप्रति जालिका जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करती है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है ना, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आवश्यक ऊर्जा का परिवहन इत्यादि। अगला है हमारा गुणसूत्र। आप जानते हैं कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में केंद्रिका और केंद्रिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं, और जो जीन जो होते हैं, जो गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों या लक्षणों को ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र शब्द क्रोम तथा सोमा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रंगीन पिंड। गुणसूत्र केंद्रकों के भीतर जोड़ों में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित बंट जाया करते हैं। इनमें स्थित जीवों की पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है, जो 1-2 जोड़ों से लेकर कई 100 जोड़ों तक हो सकती है। इनकी आकृति साधारणतः अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस जैसी होती है। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो याद रखिए आप, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रिका में गुणसूत्र और गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं। ये गुणसूत्र और उनके जीन जो है वो एक संतति से दूसरी संतति में गुणों या लक्षणों को ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, जोड़ों के रूप में होती है। मनुष्य में ये 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र एस आकार के होते हैं। अब हम जीन की बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रिका में गुणसूत्र और गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। जीनों को पैतृक गुणों का भाग माना जाता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है, तो यही जीन पैतृक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिंब तथा पिता के शुक्राणु में स्थित जीनों के द्वारा संपन्न होता है। सन 1970 में भारतीय वैज्ञानिक श्री हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। इन्हें सन 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिए, पैतृक गुणों को संतान तक पहुंचाने का दायित्व जीन का होता है। 1970 में कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में सफलता मिली थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। लवक की बात करेंगे हम। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लवक क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। हरे रंग के लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फूलों या फलों को रंग देने के लिए होते हैं। रंगहीन लवक जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, उनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह होता है। तो लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचनाएं। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लवकों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनसे ही फूलों या फलों को रंग प्राप्त होता है। रंगहीन लवकों को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह में मदद करना है। यह अंडाकार गोलाकार तंतुनुमा होता है, जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है, जो 2 पटों से घिरा रहता है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जो एक तरल पदार्थ से भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। आशा करता हूं कि कोशिका विषय पर हमारी चर्चा सार्थक रही। आपने काफी कुछ सीखा समझा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए धन्यवाद।